सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक किसने लगाया है। तो आंसर होगा इसका स्मृति मंधाना ने। तो भारतीय क्रिकेटर है स्मृति मंधाना और अभी इन्होंने वनडे क्रिकेट में किसी भी भारतीय द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे तेज शतक लगा करके इतिहास रच दिया है। अभी 20 सितंबर की बात है। इन्होंने नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में इन्होंने स्मृति मंधाना ने न सिर्फ 50 गेंदों में अपना शतक पूरा किया बल्कि विराट कोहली के 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए गए 52 गेंदों के शतक का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया है, क्योंकि इन्होंने 50 गेंदों में शतक लगा दिया। और ये वनडे क्रिकेट में किसी भी भारतीय द्वारा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो किसी भी भारतीय के द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक है इनका, 50 गेंदों में लगाया। स्मृति मंधाना याद रखना। पूरी दुनिया में अगर बात करते हैं महिला वनडे में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किनके नाम है, तो आंसर हो जाएगा मैग लैनिंग, जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। 45 गेंदों में वो शतक लगा चुकी हैं। दूसरे स्थान पे स्मृति मंधाना आती है 50 गेंदों के साथ में। स्मृति मंधाना से कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं, जैसे कि 2021 में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको चुना गया था और इन्हीं को, जिन्हें वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाता है, उन्हीं को दिया जाता है रचेल हेहो ट्रॉफी। और आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 और 2024 में चुना गया। अर्जुन अवार्ड 2018 में मिल चुका है। और बीसीसीआई ने बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड दिया, यानी कि जिसे पॉली उम्ब्रिगर ट्रॉफी या पॉली उम्ब्रिगर अवार्ड कहते हैं, 2023-24 का मिला था इनको। तो स्मृति मंधाना का नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है। तो सही उत्तर होगा पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी ने। तो जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। बिहार के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने ही शपथ दिलाई है। अच्छा, शपथ के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 219। और जो इनको नियुक्त करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं नियुक्त, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 217 है, ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने किनको रिप्लेस किया? जस्टिस विपुल पंचोली को रिप्लेस किया, जो अब सुप्रीम कोर्ट के नए जज बन गए हैं। और अगर बात करें हाई कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है? 214 से 231 तक। टोटल हाई कोर्ट है 25वां है अमरावती हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट की पहली महिला जज पूछेंगे तो अन्ना चांडी रही है केरल हाई कोर्ट से, और पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ रही है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से। अच्छा, अगर पूछे कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, और इसका प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, और कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 153। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? 226। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय है? 215। और देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये बना रांची में। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट है, मलयालम भाषा में फैसला प्रकाशित किया था। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट सिक्किम है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ पर शुरू हुआ? केरल के कोल्लम में। ठीक है, तो हाईकोर्ट से संबंधित ये कुछ स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, उससे पहले आप मुझे बताना कि अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल ये कौन बन गए हैं? बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया मैंने, बता दो फिर भी। हम अगला देखते हैं प्रश्न। फिर पूछ रहे हैं अभी आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित होगा? तो आंसर होगा मोरक्को में। तो अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो अफ्रीकी देश है मोरक्को, उसकी 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे, और ये किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री की मोरक्को में पहली यात्रा थी। तो जब वे वहाँ पर गए तो उन्होंने वहाँ पे टाटा एडवांस सिस्टम के एक प्लांट का उद्घाटन किया, और ये अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र है, यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। किसका है? टाटा एडवांस सिस्टम का। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पहिएदार बख्तरबंद वाहन बनेंगे, यानी कि व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म, जो मुख्य रूप से पैदल सेना को युद्ध के मैदान में सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए बनाए जाते हैं। ये जमीन और पानी दोनों पर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसी कारण से है कि यह अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र है। किसका है? टाटा एडवांस सिस्टम्स का है। कहाँ पर? मोरक्को में। मैं एक बार आपको ले चलता हूँ मोरक्को। ये रहा मैप में मोरक्को। कैपिटल रबात हो गई है, करेंसी है मोरक्कन दिरहम, प्रधानमंत्री हैं अजीज अखनाउच। अच्छा, आपको याद है
अगर पूछे भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया, चलो ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रखते हैं, आपको उत्तर देना है कहाँ पर स्थापित किया गया भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र, बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पहला भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया, तो आंसर होगा भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी। तो भारतीय नौसेना और ग्रीस की जो नौसेना है उसको बोलते हैं हेलेनिक नौसेना। तो भारतीय नौसेना और हेलेनिक नौसेना के बीच ये पहली बार द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास हुआ है। कहाँ पर हुआ है, भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। और इसमें भारत की ओर से INS त्रिकंद जहाज ने हिस्सा लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं आपको 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं वो सारे के सारे स्टार्टिंग से रिवाइज कराऊंगा अभी तक। लेकिन ग्रीस के साथ हमने अभ्यास किया तो ग्रीस भी आपको पहले लेकर के चलता हूँ, लेकिन उससे पहले 2-3 प्रश्न आप देख लो, क्योंकि भूमध्य सागर की बात हो रही है तो 2 प्रश्न बनते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ये स्टैटिक प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ध्यान होने चाहिए। अब ग्रीस एक बार ले चलता हूँ मैं आपको, ये रहा मैप में, ग्रीस कैपिटल एथेंस होती है, आपको पता है ना। पहला ओलंपिक ये ग्रीस की कैपिटल एथेंस में ही खेला गया था 1896 में। करेंसी यूरो हो गई है और प्रधानमंत्री हैं किर्याकोस मित्सोताकिस और प्रेसिडेंट इसी साल बने थे, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस इनका नाम है। अच्छा, ग्रीस में एक और एक्सरसाइज इसी साल हमने पढ़ा था, इनकियोस अभ्यास, ये मैं अभी आपको रिवाइज भी कराऊंगा। ये एक तरह का एयरफोर्स अभ्यास था और मल्टीलेटरल, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था, बहुपक्षीय अभ्यास था जिसमें भारतीय वायुसेना ने भी हिस्सा लिया था। इसका आयोजन ग्रीस ने किया था, ग्रीस में ही। अब मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ 2025 के सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज, ध्यान से सुनना आप। एक हमने पढ़ा था डेविल स्ट्राइक के बारे में, भारतीय सेना वायुसेना के बीच में हुआ। ला पेरोस अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुपक्षीय मतलब मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं, भारत ने भी लिया, भारत की तरफ से INS मुंबई ने। इसका आयोजन किया था फ्रांस ने। कहाँ पर हुआ था, मलक्का, सुंडा और लोम्बेक जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट में। एक्वेरियन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल ने आयोजन इनके बीच में हुआ, हिंद महासागर में। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में। विंग्ड राइडर अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ, पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास ये एक तरह का बहुपक्षीय अभ्यास है और इंडोनेशिया ने इसका आयोजन किया था, बाली इंडोनेशिया में। सागर कवच अभ्यास इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया, पश्चिम बंगाल में। जल थल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच में हुआ, बेट द्वारका, गुजरात में। उसके अलावा सी ड्रैगन अभ्यास ये भी बहुपक्षीय अभ्यास है, आयोजन अमेरिका ने किया था, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, गुआम तट पर। डेजर्ट हंट अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया था, जोधपुर, राजस्थान में। खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच में हुआ, बिश्केक, किर्गिस्तान में। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, अरब सागर में। उसके अलावा कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ, बंगाल की खाड़ी में। धर्मागार्जन अभ्यास भारत जापान के बीच में हुआ, जापान में। अकीमे अभ्यास नेवल एक्सरसाइज और पहली बार हुआ भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में, हिंद महासागर में हुआ था, भारत और तंजानिया ने मिलकर के आयोजन किया था। प्रचंड प्रहार अभ्यास तीनों सेनाओं के बीच में हुआ था, अभी अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा अभ्यास भारत रूस के बीच में हुआ, चेन्नई तट पर और बंगाल की खाड़ी में। इनकियोस अभ्यास जो अभी हमने चर्चा की थी, ग्रीस ने आयोजन किया था, ग्रीस में, बहुपक्षीय अभ्यास था। टाइगर ट्रैम्प अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। डस्टलिक अभ्यास इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, पुणे में। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास है, UAE ने आयोजन किया, UAE में। तालिस्मान साब्र अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया ने आयोजन किया, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी में। एक ये देखो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास नेवल एक्सरसाइज है, भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास ये भी बहुपक्षीय अभ्यास है, मंगोलिया ने इसका आयोजन किया था, उसकी कैपिटल उलानबटोर में। वैसे भारत और मंगोलिया के बीच में एक एक्सरसाइज भी हुआ था, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास, उलानबटोर में। और टाइगर क्लो अभ्यास ये पहली बार हुआ था, एयर एक्सरसाइज है, भारत अमेरिका के बीच, उत्तर भारत में। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, अभी फ्रांस की ला कैवलरी में। एक जामाता अभ्यास हमने पढ़ा, भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ, चेन्नई में। सिम्बेक्स अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच में हुआ, सिंगापुर में। जपड़ अभ्यास बहुसैन्य अभ्यास है और रशिया और बेलारूस ने मिलकर के आयोजन किया था, रशिया में। स्लाइनेक्स अभ्यास श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुआ, कोलंबो, श्रीलंका में। और मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में।
ब्राइट स्टार अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास है, इजिप्ट ने इसका आयोजन किया इजिप्ट में। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में हुआ, अलास्का अमेरिका में। और ये हमारे भारतीय सेना ने किए थे, मैंने इनको एक साथ लिख दिए। ड्रोन प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में, दिव्य शक्ति अभ्यास सिक्किम में, अचूक प्रहार अभ्यास और युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में, समन्वय शक्ति अभ्यास असम और मणिपुर में, और शिवम प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में। इन सब का आयोजन भारतीय सेना ने किया था। ये सब हो गए 2025 के स्टार्टिंग से लेके अभी तक सारे एक्सरसाइजेज यहाँ पे मैंने आपको रिवाइज करा दिया, आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पहली राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीएसडीपी अनुपात वाला राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना इसको। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। तो सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसने अभी राज्य वित्त 2022-23 नाम से पहली बार एक रिपोर्ट को जारी किया है। और इसमें बताया क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें बताया है कि सभी 28 भारतीय राज्यों का जो कर्ज है वो एक दशक में 3 गुना बढ़ गया है। ये 2013-14 में 17.57 लाख करोड़ रुपए था, जो 2022-23 में बढ़ करके 59.60 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मतलब ये राज्यों के जीडीपी का लगभग 23% है। यूँ समझो कि राज्यों ने अगर 100 रुपये कमाए तो 23 रुपये तो कर्ज में ही चले गए। ये सभी का एवरेज बता रहा हूँ, बाकी इसमें पूरी लिस्ट दी गई है। टॉप की अगर बात करें कि इसमें टॉप पर कौन है, तो पंजाब है। टॉप मतलब यहाँ पे डेप्ट टू जीएसडीपी रेशो सबसे ज़्यादा किसका है, पंजाब का है। कितना है, 40.35% है। मतलब इसने अगर 100 रुपये इसके पास आए तो 40 रुपये तो इसके कर्ज में ही चले गए। जीएसडीपी मतलब हो गया ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरे स्थान पर नागालैंड है, इसका कितना है 37.15%। तीसरे पे पश्चिम बंगाल है, और सबसे कम किसका है, उड़ीसा का है 8.45%। तो टॉप पर पंजाब है, ये जरूर ध्यान रखना। कितना परसेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया, आपको ध्यान रखना है। इस तरह के डेटा वाले प्रश्न एग्जाम में जरूर बनते हैं, और ये तो इसने पहली बार ये रिपोर्ट जारी की है तो ये तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही सही। सीएजी की बात कर ले, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक। पहले हमारे सीएजी कौन थे, वी नरहरि राव, वर्तमान में संजय मूर्ति हैं। सीएजी का काम क्या होता है, केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट करता है। ये मतलब ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी धन का उपयोग नियमों के अनुसार हो। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट का प्रश्न रहेगा कि अभी सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अभी कौन बनी है। इसका उत्तर आप लोगों को देना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 21 सितंबर को। तो हर साल 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम है शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। पहली बार इस दिन को 1982 में मनाया गया था। मनाने का उद्देश्य साफ समझ में आ रहा है, वर्ल्ड पीस को बढ़ाना और दुनिया में वॉर और वायलेंस को रोकना। वैसे 21 सितंबर को एक और दिवस होता है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे, जिसकी थीम है डिमेंशिया के बारे में पूछें, अल्जाइमर के बारे में पूछें। अल्जाइमर रोग एक मस्तिष्क विकार होता है जो याददाश्त या सोचने की क्षमता, तर्क कौशल को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो 21 सितंबर को ये 2 दिवस हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और अल्जाइमर दिवस। चलो फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से कि अभी सितंबर में कौन कौन दिवस हम मना चुके हैं। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्र वन शहीद दिवस, 13 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ये सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है, 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। बाकी 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे भी होता है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, फिर 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस के रूप में हमने मनाया था, जो कि सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है। तो अभी तक सितंबर के ये इंपॉर्टेंट दिवस हम मना चुके हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
कि अभी हाल ही में ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई ने किसे मंजूरी दी है? तो आंसर होगा फोन पे को। तो अभी फोन पे को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल चुकी है। अच्छा, ये भुगतान एग्रीगेटर, पेमेंट एग्रीगेटर का मतलब क्या हो गया? मतलब एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो व्यापारियों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की सुविधा देता है बिना इसके कि उन्हें अलग से अपना पेमेंट गेटवे या मर्चेंट अकाउंट खोलना पड़े। क्योंकि जब कोई ग्राहक भुगतान करता है तो पैसा पहले पेमेंट एग्रीगेटर के पास जाता है, फिर एग्रीगेटर क्या करता है, लेन देन शुल्क काट लेता है और बाकी का फंड व्यापारियों के बैंक खातों में डाल देता है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, अभी प्रश्न हमारा करंट का क्या है कि फोन पे को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने की अभी आरबीआई से मंजूरी मिल चुकी है। फोन पे इसको स्थापना होता है इसका 2015 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु, और सीईओ इसके समीर निगम है। कुछ बैंकिंग से ही संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो याद रखना, अगर पूछे किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया था? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। भारत की पहली समुद्री केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया था जू जियाई को। ये चाइना से हैं, जनवरी 2026 से अपना पद संभालेंगे। फिनटेक कंपनी है स्लाइस, इसने भारत में पहली यूपीआई संचालित बैंक ब्रांच खोली है। कहां पर? बंगलुरु में। मशरेक, ये गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना? यूएई। आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। .बैंक.in डोमेन अपनाने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा बना? पंजाब नेशनल बैंक। मलेशिया ने राइट बैंक लॉन्च किया था जो कि दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है। रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे और किस बैंक ने मिलकर लॉन्च किया? तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बैंकिंग से संबंधित ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ऑस्कर 2026 में अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा होम बाउंड को। तो ऑस्कर 2026 के लिए इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में होम बाउंड मूवी को चुना गया है। इस मूवी के डायरेक्टर है नीरज घेवान। और 2026 ऑस्कर, या जिसे अकेडमी अवार्ड्स कहते हैं, ये इसका कौन सा एडिशन रहेगा? 98 नंबर का। तो ये जो होम बाउंड मूवी है ये बशारत पीर के 2020 के एक लेख पर आधारित है। ये फिल्म दो दोस्तों के पुलिस बनने के सपने और सामाजिक बाधाओं जैसे जाति और धर्म की दीवारों पर आधारित है। और इसी फिल्म से 2-3 पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस फिल्म को अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में चुना गया था, ये हमने पढ़ा भी था। और इसने टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अंतरराष्ट्रीय पीपल्स चॉइस कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया था। और अभी से इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। तो इन कारण से अभी ये न्यूज में थी। ऑस्कर की बात कर लें, एक तो 2025 के ऑस्कर में आपको रिवाइज करवा देता हूं। चलो, 97 नंबर का जो एडिशन था, बेस्ट मूवी चुनी गई थी एनोरा, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन एनोरा मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर एनोरा मूवी के लिए। अच्छा, ऑस्कर की बात चली रही है तो 2-4 स्टैटिक प्रश्न आपके और बन जाते हैं। जैसे कि भारत की ओर से ऑस्कर में जाने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? मदर इंडिया। और भारत का पहला ऑस्कर किसे मिला था? भानु अथैया को, गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। और अभी लेटेस्ट अगर किसे मिला था ऑस्कर पूछेंगे तो 2 ऑस्कर मिले थे अभी भारत को। एक तो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, RRR मूवी के लिए, ये 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 में मिला था 2 ऑस्कर। एक तो नाटू नाटू सॉन्ग हो गया, और एक है डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर के लिए। और अगर पूछे कि ऑस्कर की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? सत्यजीत रे। कब मिला था? 1992 में। और इसी वर्ष इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था। तो ये ऑस्कर से हमारे लिए कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हो जाते हैं, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आनंद कुमार वेल कुमार ने किस देश में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा चाइना में। तो वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अभी हुआ, 73rd नंबर का एडिशन था, 13 से लेकर 21 सितंबर तक हुआ। कहाँ पे? चीन में, चीन के बेइदाई में। और यहाँ पे जो भारतीय हैं आनंद कुमार वेल कुमार, मतलब एक ही नाम है ये पूरा, इन्होंने यहाँ पे 3 मेडल जीते, जिसमें से 2 गोल्ड है और 1 ब्रॉन्ज है। 2 गोल्ड कैसे कैसे? एक तो 1000 मीटर कैटेगरी में और 1 गोल्ड
42 किलोमीटर की मैराथन में जीता है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। और एक ब्रोंज 500 मीटर में आया आनंद कुमार लेकर के आए। तो आनंद कुमार वेल कुमार का नाम याद रखना है। स्केटिंग चैंपियनशिप मतलब पैरों पे पहिए लगा करके फिर ऐसे रेसिंग होती है, तो उस तरह का ये गेम है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रवीण कुमार को। तो अभी आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं प्रवीण कुमार, और यहाँ पे उन्होंने राहुल रसगोत्रा का स्थान लिया है, जो भी 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, कल भी मैंने आपको बताया था इसी तरह का एक अपॉइंटमेंट था सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल, तो वो कौन बने थे? प्रवीर रंजन बने थे। शायद मैंने प्रवीण आपको करा दिया था, तो प्रवीर नाम करना, उनका नाम प्रवीर है, प्रवीर रंजन। और यहाँ पे आईटीबीपी के जो बने हैं इनका नाम है प्रवीण, मिलता जुलता नाम है ना, ध्यान रखना। प्रवीण है आईटीबीपी वाले और सीआईएसएफ वाले हैं प्रवीर। चलो एक बार इसी तरह से सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो बनते हैं वो मैं आपको रिवाइज करवा दूं। अभी हमने देखा सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल प्रवीर रंजन, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार, सशस्त्र सीमा बल के संजय सिंघल, बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी, सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बी श्रीनिवासन, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के आलोक शर्मा, आईटीबीपी के, अच्छा आईटीबीपी तो ये नए बन गए ना, नए वाले देख लो, अब तो ये हट गए, और एनसीसी के गुरबीर पाल सिंह, इंडियन कोस्ट गार्ड के परमेश शिवमणि, एनडीआरएफ के पीयूष आनंद, आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी अभी सोनाली मिश्रा, होमगार्ड के एसबीके सिंह, असम राइफल्स के विकास लखेरा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुराग गर्ग, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, नेवल चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज डेली अपलोड होती है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, और पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी एप्लीकेशन को डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया मोहनलाल को। सीआईएसएफ के महानिदेशक बने प्रवीर रंजन, और स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु। जापान की रेटिंग एजेंसी है इंक, इसने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपग्रेड करके कितना कर दिया? BBB+। और T20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारत के तीसरे व्यक्ति कौन बन गए, या क्रिकेटर गेंदबाज कौन बन गए? तो वरुण चक्रवर्ती। छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में टॉप पर रहा मुजफ्फरपुर। और आर्मंड डुप्लांटिस, जिन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 14वीं बार अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, किस खेल से संबंधित है? पॉल वॉल्ट। और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है? भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। और मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन वीड आउट किसने चलाया? राजस्व खुफिया निदेशालय। और आखिरी प्रश्न था, परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किसने की? तो ब्रिटेन और अमेरिका। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न को बिल्कुल सही से उत्तर दिया है। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।